नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय प्रवक्ता के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो पीजीटी का कोर्स चला रहे हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन का। एक बड़ा पार्ट है और याद रखिएगा, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन में जो एक आधार देता है, अगर हम कहें भारतीय प्रशासन में भी एंशिएंट इंडिया में चाहे वर्तमान में, तो मौर्य प्रशासन एक बहुत बड़ा आधार देता है। इसको देखिएगा, इसको अलग अलग विषयों में यहाँ तक कि प्रशासन में पढ़ा जाता है। पब्लिक एड भी अगर पढ़ते हैं तो भी मौर्य प्रशासन एक सिलेबस के रूप में रहता है। सिविल कहीं भी मतलब मौर्य प्रशासन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ से एवरी ईयर पीजीटी टीजीटी की हम बात करें तो मौर्य का अगर मान लीजिए 7 क्वेश्चन आया है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, जो बड़ा क्लियर होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं और लगभग अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम विशेषताओं को देख लें। मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत का केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है। याद रखिएगा, केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है, केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब होता है दोस्तों कि सारी शक्तियां राजा में केंद्रित थी। मतलब एक व्यक्ति पूरा पावरफुल था, उसी के अनुसार वो जो चाहे करे। पूरा का पूरा प्रशासन केंद्रित प्रशासन था, राजा के पास पूरी की पूरी शक्तियां थी। याद रखिएगा, मौर्य प्रशासन कभी पूछेगा। और याद, जब केंद्रीकृत प्रशासन होगा तो कुछ पॉइंट देखिए, मैंने बताया कि इतिहास में रटा नहीं जाता, कुछ पॉइंट लॉजिकली निकलता है। जब प्रशासन केंद्रीकृत होगा तो जाहिर सी बात है हर काम कौन करेगा, राजा के थ्रू होगा, तो जाहिर सी बात अधिकारी भी सबसे ज्यादा होंगे। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल भी एंशिएंट इंडिया में मौर्य प्रशासन है। सबसे बड़ी नौकरशाही का भी उदाहरण है, सबसे बड़ी नौकरशाही का भी उदाहरण है, लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी है। केंद्र में देखिएगा बड़े अधिकारी मिलेंगे, विभागाध्यक्ष मिलेंगे। विभागों को तीर्थ कहते थे, प्रत्येक तीर्थ के प्रमुख होते थे। इसके अलावा विभागाध्यक्ष होते थे, जो पूरा मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ी नौकरशाही का उदाहरण है, केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें तीसरे लेवल पे तो एक याद रखिएगा, केंद्र से लेके ग्राम तक का एक योजनागत प्रशासन मिलता है। केंद्र प्रांतों में विभाजित है, प्रांत मंडल में है, मंडल जिले में है, जिले गांव में है। तो केंद्र से लेके ग्राम तक का एक प्रशासनिक उदाहरण दिखाई देता है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा केंद्र में गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। इसके अलावा हम बात करें अगर तो कह सकते हैं कि राजस्व के लिए राजस्व प्रशासन, ये सब कुछ मौर्य प्रशासन में दिखाई देता है, जिसका हम एक एक करके समझेंगे इस चीज़ को क्या है कैसे। मतलब ये दिमाग में जब आप बना लेते हैं, जैसे आज, और फिर हम आज के प्रशासन को, अधिकारियों को देखेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो राजा, सारी शक्तियों का केंद्रित राजा था। और राजा अकेले तो काम करेगा नहीं, तो राजा की सहायता के लिए कौन थे? पहला केंद्र में अमात्य। अमात्य सामान्य प्रशासक को कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था, ये होते थे। और इन्हीं में से जो अच्छे होते थे, बहुत चरित्रवान होते थे, उनको एक परीक्षण, उपधा परीक्षण भी होता था, जिसमें हम चरित्र का परीक्षण करते थे। उपधा परीक्षण होता था। और इन अमात्यों में से जो योग्य होते थे वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। मंत्रिमंडल होता था जिसमें 3 से 4 व्यक्ति होता था। ये राजा को तुरंत निर्णय देते थे। जिसमें अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल में 3 से 4 लोग होते थे, जिसमें युवराज है, युवराज, प्रधानमंत्री, संनिधाता और समाहर्ता। ये 4 लोग होते थे अगर हम बात करें। इसमें संनिधाता और समाहर्ता ये होते थे। अगर हम कहें, क्या कहते हैं, संनिधाता की सेनापति, सेनापति होता था, यहाँ पे काट दीजिएगा, सेनापति, सेनापति। समाहर्ता राजस्व प्रशासन को देखता था, राजस्व का प्रमुख होता था। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा देखता था, राजस्व प्रशासन को देखता था कि क्या है कैसे है। और प्रधानमंत्री पता है, ये पूरा का पूरा होते थे। इसके अलावा एक मंत्री परिषद होती थी इनकी सहायता के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते थे। मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते थे जो काम करते थे। और इसके अलावा प्रत्येक विभाग होता था जिसको तीर्थ कहा जाता था। विभागों को तीर्थ कहा जाता था। जो इन पे विभाग होते थे, इनको पूरा का पूरा हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। और ये 18 थे। फिर से हम बता दें, युवराज होगा, प्रधानमंत्री होगा, सेनापति होगा और संनिधाता होगा। ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। और इसके अलावा
युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति और सन्निधाता ये होते थे, इसके सदस्य होते थे। और इसके अलावा विभाग होता था, विभागों को तीर्थ कहते थे। और 18 तीर्थ मिलते हैं, जिसमें अगर फेमस कुछ बात करें तो याद रखिए सबसे बड़ा होता था समाहर्ता, जो राजस्व विभाग को देखता था, राजस्व विभाग को देखता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्तमान का जो वित्त मंत्री होता है इस तरीके का होता था। सन्निधाता हमने बताया यहाँ भी होता था, कोषाध्यक्ष होता था सन्निधाता। समाहर्ता राजस्व विभाग को देखता था, ये पूछा जाता है याद। सन्निधाता ट्रेजरी ऑफिसर, कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति जो होता था वो आर्मी के बातों को देखता था। प्रतिष्ठा फौजदारी मामलों को देखता था, प्रतिष्ठा ये फौजदारी मामलों का प्रमुख होता था, देखता था। ये जो होता था फौजदारी मामलों को देखता था, जो फौजदारी न्यायालय होते थे। इस तरीके से बड़े बड़े विभाग थे। सोचिए 18 विभाग थे और जो तीर्थ कहे जाते थे और इस काम करते थे। इसके अलावा विभागाध्यक्ष होता था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। और इनमें जो फेमस है 26 विभागाध्यक्ष होते थे, जिसमें अगर फेमस की हम बात करें, सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि याद रखिएगा, मौर्य काल में सरकार खुद भी खेती करती थी और राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहते थे और इस पे जो होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा पन्याध्यक्ष कई बार पूछा गया, पन्याध्यक्ष ये होता था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, व्यापार वाणिज्य को देखता था। पन्या अध्यक्ष याद रखिएगा व्यापार वाणिज्य को देखता था। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि से होने वाली आय जो होती थी उसको देखता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम कहें इनकी बातों देखें तो इसके बाद गणिका अध्यक्ष होता था, लक्षणा अध्यक्ष होता था, गणिका अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष चारागाहों को देखता था। इस प्रकार से अलग अलग विभाग थे, जिससे सबसे फेमस आप याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से पन्या अध्यक्ष, ये जो पूछा जाता है बार बार, व्यापार वाणिज्य को देखता था। तो अब केंद्र में सोचिए तो 18 विभाग होते थे, अध्यक्ष होते थे। इसके अलावा हम बात करें इसके अलग तो केंद्र में गुप्तचर विभाग होता था। गुप्तचर विभाग को महामात्य स्पर्श कहा जाता था, महामात्य स्पर्श गुप्तचर विभाग होता था, जिसको महामात्य स्पर्श कहा जाता था। और 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था और संचार। संस्था जो एक जगह रहकर काम करता था और संचार जो मूवमेंट के रूप में काम करता था, तो गुप्तचर विभाग था। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें इनमें देखें तो मेगास्थनीज कहता है कि सैन्य प्रशासन था। सैन्य प्रशासन के लिए याद रखिएगा 30 सदस्यों की समिति होती थी अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज कहता है कि सैन्य प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की समिति होती थी। जो 6 भागों में विभाजित थी, जो 6 भागों में विभाजित थी। 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी और जिसके द्वारा क्या किया जाता था, प्रशासन को किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें देखें तो इसी तरीके से नगरीय प्रशासन के लिए भी कहता है मेगास्थनीज कि 30 सदस्यों की समिति होती थी, 30 सदस्यों की समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी। 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी। अगर पहला बात करें तो पहला देखता था औद्योगिक कलाओं को देखता था। पहला याद रखेगा औद्योगिक कलाओं को, यहां से क्वेश्चन आता है। 30 सदस्यों की समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी। पहला जो होता था औद्योगिक कलाओं को देखता था, क्या हो रहा है नगर में क्या नहीं हो रहा है उसको देखता था। दूसरा विदेशियों को मामलों का प्रबंधन करता था दूसरी समिति, शहर में कौन बाहर से आ रहा है, क्या कौन आया कौन नहीं आया उसको देखता था। पहला औद्योगिक कलाओं को, दूसरा विदेशी मामलों को देखता था, तीसरा जनगणना को देखता था, तीसरा जनगणना को देखता था। चौथे की अगर हम बात करें तो व्यापार वाणिज्य को देखता था, व्यापार वाणिज्य को देखता था, मतलब पहला औद्योगिक कलाओं को। इसके अलावा 5वां उद्योग को देखता था, उद्योग की इंडस्ट्री को देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 6ठा क्रय विक्रय को देखता था,
मतलब याद रखिएगा, मेगास्त्रीज कहता है कि नगरीय प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी। पहला औद्योगिक मामलों को देखता था, दूसरी समिति जनगणना को देखती थी, तीसरी विदेशी मामलों को देखती थी, चौथा व्यापार वाणिज्य को देखता था, पांचवा उद्योग को देखता था, छठा क्रय विक्रय को देखता था। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूनिक हो गया क्वेश्चन, नॉर्मली पूछ देगा चौथी समिति नगरीय प्रशासन की किससे संबंधित थी या पहली समिति किससे संबंधित थी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ऐड कराएगा। मतलब ये करते हैं तो आप सामान्य से ऊपर जा रहे हैं, सामान्य लोग इन क्वेश्चनों को पकड़ नहीं पाते, इस पे आपको ध्यान देना है। तो केंद्र का प्रशासन की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि राजा होगा, राजा की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होगा, उसके बाद एक मंत्रिपरिषद होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो मंत्रिमंडल होगा इसमें युवराज होगा, प्रधानमंत्री होगा, सेनापति होगा और संविधाता होगा। जो विभाग होंगे, विभाग को तीर्थ कहेंगे, 18 विभाग होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ फेमस याद रखिएगा, सेनापति तो मालूम ही है, संविधाता कोषाध्यक्ष को कहते हैं, खूब पूछा जाता है। समाहर्ता राजस्व विभाग को देखता था। इसके अलावा प्रतिष्ठा होता था जो फौजदारी मामलों को देखता था। और इसके बाद हमने बताया कि विभागाध्यक्ष होते थे जिसमें कुछ फेमस है, जैसे पन्ने अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष है, लछड़ा अध्यक्ष है, विविता अध्यक्ष है। इसके बाद केंद्र में गुप्तचर विभाग होता था जिसको महामात्य स्पर्श कहते थे, जिसमें 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था और संचार। संस्था याद करने के लिए जो एक ही जगह रह के काम करे, संचार जो मूवमेंट के रूप में काम करे। इसके अलावा मेगास्नीज ने सैन्य प्रशासन और नगरीय प्रशासन के बारे में वर्णन किया है कि 30 सदस्यों की समिति होती थी जो 6 भागों में विभाजित थी और काम करती थी। नगरीय प्रशासन में हमने बताया कि पहली समिति औद्योगिक कलाओं को देखती थी, दूसरी विदेशी मामलों को, जनगणना को, व्यापार वाणिज्य को, उद्योग को और क्रय विक्रय को देखती थी। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रांतों की बात करें अगर हम, तो केंद्र जो है प्रांतों में विभाजित था, जिसमें हम बात करते हैं उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और मध्य प्रांत। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, ये पूछा जाता है, मिलाने के लिए आता है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, कलिंग की थी तोसली, मध्य प्रांत की थी पाटलिपुत्र। याद रखिए, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैन, कलिंग की तोसली और मध्य प्रांत का पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत थे, याद रखिएगा। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती। यहाँ पे नियुक्ति किसकी होती थी? तो सामान्यतः युवराज जो होता था उनकी नियुक्ति की जाए। जैसे आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, बिंदुसार के समय अवंती का राज्यपाल अशोक था, तो सामान्यतः राज परिवार के जो युवराज होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन कभी कभी स्थानीय लोगों की भी नियुक्ति मिलती है, जिसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि सौराष्ट्र प्रांत में पुष्यगुप्त की नियुक्ति किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो स्थानीय लोगों की भी नियुक्ति कहीं कहीं पे की जाती थी। इनका भी मंत्रिपरिषद होता था जिसके आधार पे ये काम करते थे। तो केंद्र प्रांतों में विभाजित था, ये प्रांत होते थे। इसके बाद ये मंडल होते थे जिसको प्रतिष्ठा कहा जाता था। मंडल जिले में विभाजित थे, जिले को आहार या विषय कहा गया है। और सबसे नीचे होता था, अगर हम बात करें ग्राम, ग्राम में अधिकारी होता था गोप। एक प्रकार से ऊपर से नीचे तक का ये प्रशासन पूरा का पूरा आपका दिखाई देगा जिस पर आधार पे था। अगर हम बात करें तो जिले के नीचे अगर हम देखें तो जिले के नीचे एक सिस्टम मिलता है जिससे हम कह सकते हैं, जिले के नीचे देखें तो स्थानीय, अगर हम जिले के नीचे बात करें, जिससे जिले के नीचे सबसे नीचे ग्राम होगा, तो जिले और ग्राम के बीच में भी एक क्रम पूछता है, जिसे होगा स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण, और सबसे नीचे गांव। तो कभी कभी इसको पूछ देता है उठा के, याद रखिए केंद्र से लेके नीचे से ऊपर तक का लेके ये का पूरा प्रशासन हो गया। और हमने बताया कि मौर्य प्रशासन में कि केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है, सबसे बड़ी नौकरशाही है, गुप्तचर व्यवस्था आपका सशक्त था। कर की बात करें
तो कर में अगर हम देखेंगे तो कर 1/6 से लेके 1/4 के बीच में लेते थे। ये पूरा का पूरा मामला देखते हैं।